गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज हमने ऊतक वाला चैप्टर पढ़ा था ना, हम आज उसके एमसीक्यूज थोड़े यस से मैम। ठीक है। हाँ बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन। अमीबा में ये सभी सभी कार्य कार्य कितनी कोशिकाओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं? बताओ कौन आंसर देगा। एक। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सबको पता है ये वाली बात। यस मैम। मैम। जिसको नहीं पता है वो सुन लो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और उसमें होने वाले सभी कार्य एक कोशिका में ही संपन्न होते हैं। ठीक है, यस मैम। एक इसका आंसर है। ठीक है, अब ये बताओ पौधे में ऊतक कैसे होते हैं। ए जीवित, बी मृत, सी ए और बी दोनों, डी सी संयोजी। नंबर। ए और बी दोनों। हाँ तो जिसको भी लग रहा है ऑप्शन सी है ए और बी, वो लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि पौधों में ऊतक जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने यस देखा था मैम। ना, जैसे जाइलम फाइबर्स होते हैं या रेशे होते हैं, या फिर स्क्लेरेनकाइमा के जो ऊतक होते हैं वो मृत होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं और मृत होते हैं। यस परंतु मैम। इसके अलावा जैसे विभज्य ऊतक है, ये सारे जो ऊतक होते हैं ये जीवित ऊतक है, इसलिए पौधों में दोनों प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जीवन की मूल इकाई क्या है। कोशिका, ऊतक, कोशिका। कोशिका। सबको लग रहा है कोशिका। यस मैम। अच्छा सी किसको लग रहा है। किसी को नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों कोशिका। हम लोगों ने ये 10,000 बार पढ़ चुका है कि जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है। कोशिका। ठीक है, किसी को इस चीज में डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया गया है। डी नंबर डी। डी, ए और बी दोनों ना, वेरी गुड। तो बेटा विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक हमने पहले दिन ही ये पढ़ा था। ठीक है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा अपनी कॉपी में। अब ये बताओ पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। बहुत आसान है, बताओ। सी नंबर। विभज्य ऊतक। यस मैम। किसी को डी लग रहा है। इसका आंसर है बच्चों विभज्य ऊतक। ये भी मैंने आपको जब विभज्य ऊतक पढ़ा रही थी तब बताया था कि पौधों में जिन भी स्थानों पर वृद्धि होती है वो स्थान कौन कौन से है। यानी जड़ का जो मूल का जो सिरे वाला भाग होता है वो यस हो मैम। गया, तने का जो वृद्धि वाला स्थान है वहां हर जगह कौन सा ऊतक पाया जाएगा। विभज्य ऊतक। क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं बच्चों वो निरंतर विभाजित होते रहती हैं, यस इसलिए मैम। जो जहां भी पौधों में वृद्धि वाला भाग होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, विभज्य ऊतक। वेरी गुड। अब है बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। गति, अंग और अंग तंत्र का निर्माण, संदेशों का वाहक या उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। यस मैम। यस मैम। आर यू श्योर। यस मैम। वेरी गुड, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। क्यों, गति कैसे होती है, ऊतकों के माध्यम से ही होती है। हम लोग पेशी ऊतकों के बारे में पढ़े थे। मैंने बताया था कि पेशी ऊतक जो होते हैं गति करने में हमारी सहायता करते हैं। अंग और अंग तंत्र का निर्माण भी तो सारे ऊतक ही करते हैं। संदेशों का वाहक भी ऊतक कर रहे थे। कल हमने तंत्रिका कोशिका की संरचना देखी थी, वो संदेश का वाहक ही तो कर रही थी। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है। विशिष्ट, सीमित, असीमित, डी क्या है, ए और बी दोनों। बताओ, सोचो और बताओ। दोनों। असीमित नहीं बच्चों, ए और बी दोनों होगा। विशिष्ट भी होता है, सीमित भी होता है। विशिष्ट यानी मैंने आपको हर बार बताया है कि पौधे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक आपस में दोनों काफी भिन्न होते हैं, उनकी संरचना बहुत ही अलग होती है एक दूसरे से। और
जो ऊतक पादपों में पाए जाते हैं वो कभी भी जंतुओं में नहीं पाए जाएंगे, है ना, सीमित भी होते हैं वो। ऐसा नहीं, मैंने हमेशा बताया जो जंतु ऊतक है वो पादप ऊतकों से विशिष्ट होते हैं, ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो सिर्फ जंतुओं तक ही सीमित है, वो पादपों में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। यस मैम। फिर है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? ये वाला आंसर बताओ। ए और बी। ए और बी दोनों, ठीक है। ये तो सबको पता है, जड़ों के वृद्धि वाले भाग में और तने के वृद्धि वाले भाग में हमेशा शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। ठीक है, यस मैम। ये सबको याद रखना है, ये आएगा ही आएगा, ये वाला क्वेश्चन लिख के रख लो, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? शीर्षस्थ, पार्श्व या अंतर्विष्ट? सी नंबर, अंतविष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट मैंने बताया भी था, गन्ने का उदाहरण देके, पर्व संधियों में पाया जाता है। शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है? जड़ के मूल जो वृद्धि वाले भाग है। और जो पार्श्व पाया जाता है तने की परिधि वाले भाग में, पार्श्व विभज्योतक पाया जाता है। पार्श्व आएगा इसका, लिख लो ये वाला अगर इसको नहीं कंफ्यूजन है अभी भी। ठीक है, डी है, पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक का क्या कार्य है? ए जड़ों, नंबर। ए, यस मैम। जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना, पत्तों की लंबाई में तने की। वेरी गुड, तो इसका आंसर है ए, जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो, अंतर्विष विभज्योतक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं? बताओ। सी नंबर। सी। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये समझ लो, तने के ऊपरी भाग सी में तो और सी। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि तने में हमने देखा शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। तो इसका आंसर है डी। इसमें पत्तियों के आधार पर और टहनी के पर जहां भी पौधों में संधियां पाई जाती है ना, जैसे मैंने गन्ने का एक एग्जाम्पल तो दिया था, पत्तियां भी तो अपने तने से जुड़ी हुई होती है ना बच्चों। यस मैम। पत्तियां कैसे होती हैं? ये तना है, यहाँ से आप देखना ऐसी डंठल के जैसा रहता है, उससे पत्तियां ऐसे जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर भी कौन सा विभज्योतक पाया जाएगा? अंतविष्ट। अंतर्विष्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? बहुत आसान है, बताओ। एपिथीलियम ऊतक। बिल्कुल ही गलत, एपिथीलियम होता ही नहीं है पादपों में। एपिथीलियम तो जंतु ऊतक है ना, हम यहाँ पादपों की बात कर रहे हैं। बताओ इसका आंसर। ऊतक। मैंने बताया था ना, जब विभज्योतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं की विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब वो स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? स्थायी ऊतक। ठीक है, वेरी गुड। चलो बताओ, विभज्योतक की कोशिकाओं में क्या होता है? अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक और उपरोक्त सभी। विभज्योतक का मतलब है इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, इनमें बहुत ज्यादा विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। अगर कोई कोशिका, आप लोगों को ये सोचना है, अगर कोई कोशिका बहुत ज्यादा विभाजित कर रही है तो ऑब्वियसली उसमें कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, तभी तो वो बार बार विभाजन कर पा रही है ना। दूसरी, पतली कोशिका भित्ति हो जाने से क्या उसको सहायता मिलेगी? अगर कोशिका भित्ति मोटी होती है ना बच्चों, तो विभाजन करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, बट अगर कोशिका भित्ति पतली है तो उसको आसानी से विभाजन कर सकती है कोई भी कोशिका। और स्पष्ट केंद्रक का होना तो भाई बहुत जरूरी है। अगर केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, किसकी? कब कोशिका को विभाजन करना है, कब नहीं करना है एंड ऑल। ठीक है, तो इसलिए विभज्योतक की जो भी अपनी कोशिकाएं होती हैं उनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब लोग याद रखेंगे। उनकी कोशिका द्रव्य उनमें अधिक होता है, उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, और केंद्रक जो होता है बच्चों स्पष्ट होता है। ठीक है, अब ये बताओ, पैरेन्काइमा ऊतक कैसा होता है? पैरेन्काइमा ऊतक सरल कोशिका का बना होता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है, या उपरोक्त सभी? मैम सभी। सभी। यस मैम।
वेरी गुड। भोजन, ये तो मैंने पढ़ाया था, ये सबसे सरल प्रकार का पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है, सबसे सरलतम प्रकार का पादप ऊतक है। और ये क्या करता है ना बच्चों, बहुत ज्यादा भी पाया जाता है किसी भी पौधे में, और पौधों को सहायता तो क्या ही पता नहीं प्रदान करता है, और भोजन का भंडारण तो ये करता ही है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बताओ। मैम सभी। उपरोक्त सभी, ये तो सबको पता ही है। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हमने 5 प्रकार के पढ़े थे, इसमें कौन से 2 मिसिंग है? नाम बताओ जो मिसिंग है इनमें। 3 तो यही होगा, और 2 कौन से है? पैरेन्काइमा। वेरी गुड, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, इसमें 2 मिसिंग है। बाकी ये पूरे 5 जो है सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार है पौधों में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने ये परिभाषा आपको लिखाई थी कॉपी में, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम सी नंबर। विभेदीकरण। यस वेरी वेरी गुड, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आपको आपके कॉपी में। एक विशिष्ट मैम। कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, सरल स्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताओ। क्लोरेनकाइमा। वेरी गुड, क्लोरेनकाइमा। मैंने आपको बताया था, क्लोरेन से बना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी हरित लवक। ठीक है, तो पौधों में जहां भी क्लोरोफिल पाया जाता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए जो क्लोरेनकाइमा हमारा जो पादप ऊतक है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना बच्चों। जिन पैरेन्काइमा में पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा, सी नंबर। वेरी गुड, बताया भी था कि जो जलीय पौधे होते हैं उनको तैरने के लिए पानी में उनके जो ऊतकों के बीच में छोटी छोटी वायु की गुहिकाएं पाई जाती हैं या कैविटीज पाई जाती हैं, जिसके कारण वो पौधे पानी में उतराते हैं। ठीक है, यस मैम। ये उसका इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। अब है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? सेल्यूलोज, पैक्टिन या लिग्निन या ग्लाइसिन? मैम सी नंबर। जिसको भी सी लग रहा है बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। ठीक है, ये सबको याद रखना है। ठीक है, लिग्निन जो होता है एक बहुत ही मतलब कोशिका भित्ति के ऊपर इसका एक जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेशली जो नारियल का मैंने एग्जांपल दिया था, नारियल का जो खोल रहता है ना, जो बाल जिसमें होते हैं नारियल के, वो सारा लिग्निन का उसमें जमाव होता है, जिसकी वजह से वो इतना कठोर होता है। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट है एपिडर्मल कोशिका पौधों की किस तरह रक्षा करती है? जल हानि के विरुद्ध, यांत्रिक आघात में रक्षा करती है, परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। वेरी गुड, जिसको भी लग रहा है उपरोक्त सभी, बहुत सही बात है। जल हानि को भी रोकती है ये एपिडर्मल की लेयर, यांत्रिक आघात से रक्षा भी करती है पौधे की, परजीवी कवक के प्रवेश को भी रोकती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? बताओ मुझे कौन सा है? मैम 2 नंबर। 2 नंबर? यस मैम। सबको 2 नंबर लग रहा है। जाइलम? मैम 2 नंबर। वेरी गुड, जिसको भी लग रहा है 2 नंबर, बिल्कुल सही बात है। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो जटिल स्थायी पादप ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, हाँ, ये वाले का उत्तर बताओ। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में, उपरोक्त में से एक से अधिक? हाँ, 3 नंबर। 3 नंबर। वेरी गुड, जिसको भी लग रहा है 3, क्योंकि आप सोचो ना, मस्तिष्क में तो होता ही है, कल ही हमने पढ़ा मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में तंत्रिका ऊतक पाया ही जाता है। ठीक है, तो बचा क्या? कंडराओं में तो उपरोक्त में से एक से अधिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में तो होता ही है तंत्रिका ऊतक, हमें पता ही है।
ठीक है, तो इसका उत्तर है, अरे इसमें पांचवा ऑप्शन भी था, पर इसका उत्तर है कंडराओं में। ठीक है, यस मैम मैम। अगर आपको इस सही विकल्प मिलान करना हो तो आप किसको किससे मिलान करोगे, बताओ। श्वसनिका में क्या आएगा इनमें से? सघन नियमित संयोजी ऊतक, लचीले संयोजी ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, पक्षमाभि उपकला। अगर ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक कुछ चीजें नहीं पता है, तो उसमें हमेशा क्या करना होता है बच्चों, जो पता है सबसे पहले उसको सही कर लो। जैसे वसा ऊतक मैंने पढ़ाया था, वसा ऊतक क्या है? एक तरीके का संयोजी ऊतक है। मैंने बताया था वसा का भंडारण करते हैं ये। तो जो वसा है, अगर आपको यहाँ पे संयोजी ऊतक का एक ही दिख रहा है, अच्छा सघन नियमित भी दिख रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा पहले देखो, वसा आपको पता है, वसा यानी फैट। फैट तो सघन या नियमित संयोजी ऊतक नहीं है, फैट तो लचीला होता है, ठीक है, चर्बी जिसको हम बोलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, वसा ऊतक को मिला सकते हो लचीले संयोजी ऊतक से। कंडरा समझते हो क्या होता है? कंडरा और स्नायु सुना होगा अगर आप लोगों ने। तो छोटी छोटी सी ये बोन हड्डियों के समान ही संरचना होती है, जो हड्डियों को पेशियों से जोड़ती है, ठीक है। तो कंडरा जो होते हैं सघन नियमित संयोजी ऊतक होते हैं। इसके बाद आपकी श्वसनिका यानी श्वास नली में मैंने आपको बताया था पक्षमाभि उपकला ऊतक पाया जाता है, क्योंकि इसमें वो जो धागे के समान संरचना होती है ना, मैंने आपको बताया था, जो पक्षमाभि उपकला ऐसी सेल्स होती हैं इस तरीके से, उनके ऊपर ऐसी धागे के समान, ये कोशिका हो गई, इनके ऊपर ऐसे धागे की समान संरचनाएं होती हैं जिनको पक्षमाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पक्षमाभ। तो अगर क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और सांस के साथ अंदर कोई धूल वूल का मिट्टी का कण चला जाए, तो ये जो बाल के समान संरचना है ना, उसको बाहर आप अपने नाक के अंदर भी देखना, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो पक्षमाभि उपकला के कारण होते हैं, ताकि कोई भी डस्ट का पार्टिकल या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके नाक से या श्वसनली के अंदर ना जा पाए। ठीक है, तो क्या होता है तो ये क्या हो गया, श्वसनिका में क्या आएगी? पक्षमाभि उपकला। तो बचा क्या? गॉबलेट कोशिका, वो आ जाएगा ग्रंथिल ऊतक। तो आंसर देखते हैं, फर्स्ट का 3, ए का 4, ए का 4 मतलब श्वसनिका का पक्षमाभि उपकला, बी का 3, बी क्या है? गॉबलेट कोशिका यानी ग्रंथिल ऊतक, सी का 1 यानी कंडरा यानी सघन नियमित संयोजी ऊतक। तो बचा क्या? वसा ऊतक, जो कि है लचीले संयोजी ऊतक। ठीक है, समझ आ गया सबको? इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके बाय। थैंक यू मैम।